नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा पे बातचीत किया था, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के सबसे प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल पे बातचीत करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित 3 उपविषय पे बातचीत करने वाले हैं। वो 3 उपविषय ये हैं कि सबसे पहले आदिकाल की पृष्ठभूमि पे, उसके बाद आदिकाल की विशेषताओं पे और आदिकाल के नामकरण। ये 3 उपविषय जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं सीधे-सीधे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे। तो सबसे पहले आदिकाल के पृष्ठभूमि पे अगर हम बातचीत करें, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने पृष्ठभूमि में हेडिंग डाल के और अपने नोट्स को साझा किया हुआ है। तो इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियों पे हम बातचीत करेंगे। तो अगर थोड़ा हम पीछे जाएँ यानी कि अतीत में जाएँ, तो 647 ईस्वी से यानी कि हर्षवर्धन के काल से ही भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव मिलता है। यानी कि कोई केंद्रीय शक्ति न कन्नौज पे मिलती है, न दिल्ली पे मिलती है, न मगध पे। तो बहुत दिन बीत चुके हुए हैं। यानी कि छोटे-छोटे राजवंश उभर के आते हैं, जिन्हें हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। और छोटे-छोटे राजपूत साम्राज्य इस समय देखने को मिलते हैं, जिसमें तोमर, चंदेल, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, बहुत सारे राजपूत राज्य मिलते हैं। ये छोटे-छोटे राजपूत जो हैं वो छोटे-छोटे युद्ध किया करते हैं। इसमें सबसे पहले छोटे-छोटे युद्ध 2 तरह की चीज़ों को लेकर के होता है। एक ज़मीन को लेकर के, दूसरा जोरों को लेकर के। छोटे-छोटे राजवंश अपनी-अपनी साम्राज्य की ज़मीनों के लिए लड़ते रहते हैं। अपने-अपने प्रेमिकाओं के लिए, जिनसे भी जो स्त्री पसंद आ गई है उनको प्राप्त करने के लिए, यानी कि जोरू के लिए भी युद्ध लड़े जा रहे होते हैं। दूसरी बात ये रही कि कुछ समय बाद फिर बाहरी आक्रमण भी इसी समय होने लगता है। यानी कि 10वीं सदी में गजनबी का आक्रमण और 12वीं में गोरी का आक्रमण। तो हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान जब तराइन के युद्ध यानी 1191 में, 92 में जब लड़ते हैं, या फिर उससे पहले हर्षवर्धन से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ये आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थिति है, वो कहीं न कहीं युद्धों और आक्रमण के बीच जूझती हुई नज़र आती है। और राजा छोटे-छोटे युद्ध जहाँ नहीं तहाँ लड़ते हुए नज़र आते हैं। उसपे आदिकालीन हिंदी साहित्य पे प्रभाव ये पड़ता है कि ये जो आदिकालीन हिंदी साहित्य है, वो आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मानव स्थितियों का प्रतिफल बन के रह जाता है। अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे आदिकाल की, तो वो है सामाजिक। सामाजिक स्थिति जानने से पहले हमें जानना होगा कि धार्मिक स्थिति क्या थी। धार्मिक स्थिति में देख लीजिए कि मैं 2 चीज़ें लिखा हूँ, सिद्धनाथ जैन अंधविश्वास का समावेश। तो धार्मिक स्थितियों में मुख्य रूप से हिंदी साहित्य पे आदिकाल के परिवेश में 3 संप्रदायों का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वो है सिद्ध, नाथ और जैन। अब सिद्धनाथ जैन यानी कि वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ-साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने आदर्शों से हटकर प्रकाश में आते हुए नज़र आते हैं। यानी कि जो वैदिक और पौराणिक धर्म है वो अपने-अपने आदर्शों से हट ही रहे थे। बौद्ध भी अपने आदर्श से हट गए। आदर्श से हटने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म जो अब तक अपने आप को बहुत ही स्वच्छ दिखा रहा था, वो अब मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगता है, योग भक्ति में विश्वास करने लगता है। बाद में कालांतर में उसी बौद्ध धर्म में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र पे भी विश्वास करने लगा किया जाता है जब वज्रयान शाखा आने लगती है तो। तो इस स्थिति में अ, धार्मिक जो स्वरूप है वो कहीं न कहीं एक आदर्श धर्म के ढाँचे से अलग हट के समाज में चलता हुआ नज़र आता है। और पूरी तरह से जो धर्म है वो कहीं न कहीं अंधविश्वास का एक शक्ति बन के सामने आता है। अब हम सामाजिक स्तर को देखेंगे, सामाजिक परिस्थितियों को देखेंगे, तो आप उम्मीद करिए कि जिस जगह पे धार्मिक और राजनीतिक स्थितियाँ सही ना हों, दिशाहीन हों, वहाँ की सामाजिक स्थिति, सामाजिक संरचना के आदर्श रूप की आशा ही नहीं की जा सकती। क्योंकि ये दोनों चीज़ें समाज को चलाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो। तो समाज जो था उस समय वो छोटे-छोटे कबीलाई राजाओं यानी कि सामंतवाद की स्थिति से जकड़ा हुआ था। सामंतवाद यानी कि राजा और किसान के बीच में एक जमींदार भी हुआ करते थे, और वो जमींदार कर को वसूल के सामंतों तक पहुँचाया करते थे। आप याद करिए जब किसान और राजा का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं ये समाज जो था वो कृषि पे आधारित समाज था। और जब भी हम कृषि पे आधारित अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ही कृषि पे आधारित बात आती है तो हमारे दिमाग में ग्रामीण जन और ग्रामीण जनजीवन दोनों ही नाचने लगता है। इसलिए ये जो समाज था इसमें ग्रामीण जनजीवन भी प्रधान रूप से सामने आता है। तो जैसा कि हमने धार्मिक परिस्थितियों को बताया कि अंधविश्वास का समावेश ले बैठा था, यानी कि जो धर्म था वो पूर्ण रूप से आडंबर से युक्त हो गया था। और आपको मैं बता दूँ कि कोई भी धर्म पूर्णतः समतामूलक नहीं होता है। हर धर्म में कोई न कोई विशेष लोग उस धर्म से शोषित पीड़ित होते ही हैं। जब धर्म अपने आडंबर रूप में आता है, तो उससे मुख्य रूप से 2 तरह की अ, शोषित 2 तरह की पीड़ित स्थितियाँ बनती हैं।
पहला है कि जाति के स्तर पे भेदभाव, दूसरा है स्त्रियाँ। आप ध्यान करिए कि जब राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में मैं बात कर रहा था, तो आदिकालीन की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, वो युद्धों की स्थिति है। राजा युद्ध कर रहे हैं, ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, प्रेमिका के लिए लड़ रहे हैं, जोरू के लिए लड़ रहे हैं। मतलब कि जब वो पुरुष घर से बाहर जा रहा है, युद्ध लड़ रहा है, अपना यश को फैला रहा है, अपने को वीर घोषित कर रहा है, अपने को बहुत ही महान बता रहा है, तो बहुत ही लाज़मी हो जाता है कि स्त्रियों की जो भूमिका है, उसको सीमित आकार दे देना। और ठीक ऐसा ही हुआ कि धर्म जब अपने आडंबर रूप में आया, तो स्त्रियों की जो भूमिका रही वो बहुत ही सीमित हो गई, बहुत ही निम्न कोटि की हो गई। स्त्रियाँ केवल घर में रह सकती हैं, स्त्रियाँ युद्ध नहीं लड़ सकती, स्त्रियाँ हर चीज़ में प्रतिभाग नहीं कर सकती, हर चीज़ में प्रतिभाग करने का अधिकारी बस पुरुष है। इस तरह के बहुत सारे आडंबरों से युक्त वो धर्म था। आगे अगर हम बात करेंगे तो इस समय की साहित्यिक स्थिति पे, तो साहित्यिक स्थिति अगर हम देखें तो परंपरागत एक संस्कृत साहित्य चला आ रहा था, जो कालिदास, भारवी या फिर उत्तर रामचरित, इस तरह के बहुत सारे संस्कृत साहित्य लिखे जा रहे थे। दूसरा था कि जैन कवियों ने प्रकृत और अपभ्रंश में रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी। और तीसरा जो हिंदी में यानी कि डिंगल और पिंगल भाषा में रच रहे थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने यह भी लिखा है कि इसी आदिकाल में आनंदवर्धन और मम्मट जैसे काव्य शास्त्री हुए। इसी आदिकाल में इसी आदिकाल में स्वयंभू, पुष्पदंत और अ, अ, अद्दमार यानी कि अब्दुल रहमान की तरह से आदिकालीन कवि भी हुए। तो ये जो साहित्यिक स्थिति थी वो भी अपने अपने चारण रूप में कहें या फिर मधुकरी के रूप में चल रही थी। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, पृष्ठभूमि को जब हम देखेंगे तो इसमें भाषा और भाव में विविधता दिखाई देती है। और इसकी एकमात्र कारण है ये सारी राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियाँ, ये कहीं न कहीं भाषा और भाव में विविधता पैदा करती है। अब हम आगे देखेंगे तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या थीं? सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय भावना। आप ध्यान दीजिए कि जब उस समय आदिकाल में केंद्रीय सत्ता का अभाव होगा, तो जब हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं रहेंगे, तो यानी कि भारत देश में कोई एक सत्ता हायरार्की नहीं रहेगी, तो कहीं न कहीं हम केवल उत्तर प्रदेश के लिए जान देने को तैयार होंगे, बिहार के लोग बिहार के लिए जान देने को तैयार होंगे, पश्चिम बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल के लिए लड़ेंगे, ना कि भारत के लिए। तो यहाँ जो राष्ट्रीय भावना थी वो बिल्कुल संकुचित दिखाई देने लगी थी। राज्य को ही राष्ट्र मान लिया गया था। छोटे-छोटे सामंत, छोटे-छोटे राजवंश चल रहे थे और उसी राजवंश में जो कवियों का काम था देश के लिए लिखना, देश के यश को लिखना, वो अपने-अपने आश्रयदाताओं, राजाओं के लिए झूठी प्रशस्ति लिखते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं राष्ट्रीय भावना की बहुत ही संकुचित स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा है जनजीवन का अभाव। आप ध्यान दीजिए कि जब कवि अपने राजाओं की झूठी प्रशस्ति लिखेगा, अपने आश्रयदाताओं के गुणगान में ही बिजी रहेगा, तो वो आम जनमानस से उसका क्या लेना-देना है? यानी कि यहाँ पे चारण कवियों को अपने आश्रयदाताओं के गुणगान करने से फुर्सत नहीं थी, उनको आम जनजीवन से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है और इसीलिए आदिकालीन साहित्य का आम जनजीवन से बिल्कुल संबंध का अभाव देखने को मिलता है। भाषा के रूप में हम देखेंगे डिंगल भाषा सबसे प्रमुख है। डिंगल भाषा का प्रमुख होना भी लाज़मी है, कोइंसिडेंस है, इसलिए है क्योंकि जितने भी युद्ध हैं वो राजस्थान की धरती पे लड़े गए, जितनी भी रचनाएँ हैं वो राजस्थान की धरती पे लिखी गई, चाहे पृथ्वीराज रासो हो, चाहे और भी जितनी भी रचनाएँ हैं, सब के सब राजस्थान में लिखी गई। तो राजस्थानी भाषा जो उस समय डिंगल है, इसमें लिखना बिल्कुल ही लाज़मी हो जाता है। तो डिंगल भाषा का प्रयोग आता है सामने। अब अगर देखेंगे तो वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। आप ध्यान दीजिए कि मैं जब पृष्ठभूमि पे बात कर रहा था, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि मैंने युद्धों का वर्णन किया और युद्ध कितने प्रकार के होते थे, तो एक ज़मीन के लिए होते थे, एक जोरू के लिए होते थे। जब ज़मीन के लिए होगा या फिर जोरू के लिए होगा, युद्ध होगा, तो वहाँ पे वीरता होनी होगी, वीर रस का तो ज़रूर ही ज़रूर निष्पत्ति होगी। और जब अपनी प्रेमिका के लिए कोई राजा लड़ेगा, जो अपनी प्रेमिका के बिना जीवन जी रहा हो राजा, तो वहाँ कहीं न कहीं वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार तो आना ही आना है। इसलिए आदिकालीन साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। और आगे अगर हम देखेंगे तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये तो हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि जितने भी कवि थे, सब के सब अपने-अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे और करते इसलिए थे क्योंकि वो आश्रयदाताओं से कुछ न कुछ वो भेंट पाते थे, जिनसे उनका जीवन यापन चलता था। और देखें युद्धों की सजीवता। आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखा है, उसमें युद्धों की इस तरह से वर्णन किया है कि जैसे वो हमारे सामने सजीव रूप में हो रहा हो। तो ये इस साहित्य में, आदिकालीन साहित्य में कवियों की एक महानता रही है। वो इस तरह से युद्धों का वर्णन किए हैं, जैसे वो सजीव लग रहे हैं। अब हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कौन क्या बोला है आदिकाल को। तो सबसे पहले
जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। चारण काल क्यों कहा है? क्योंकि ये जो कवि थे वो अपने अपने आश्रयदाताओं को का यशोगान ही करते थे, चारणी करते थे, भाट थे, बार बार वही आते थे और अपने अपने राजाओं की प्रशस्ति गाना शुरू कर देते। तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसी को आधार मान के चारण काल कहते हैं। मिश्र बंधु आरंभिक काल कहते हैं, चूंकि ये हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहला काल है, इसलिए मिश्र बंधु इनको आरंभिक काल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 8 और 12 किताबों के आधार पे, जिसमें से 3 श्रृंगारिक किताब है, यानी कि 8-9 किताबों के आधार पे इस काल को वीर गाथा काल कहा है। वो सारी बातें जब हम पढ़ेंगे, रासो ग्रंथ, सिद्ध काव्य या फिर नाथ पंथ, इस सब में हम इस तरह की चीज़ों को चर्चा करेंगे कि शुक्ल जी क्या बोले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे ज़्यादा प्रासंगिक नाम दिया, वो दिया आदिकाल, और यही नाम हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल, इस वीरगाथा काल, इस चारण काल के लिए सबसे सूटेबल सिद्ध होता है, जिसका नाम है आदिकाल। आप ध्यान दीजिए कि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है। रमाशंकर शुक्ल आदिकाल कहते हैं, राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल कहते हैं। संधि काल को आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से उत्कर्ष या संधि के योग का काल भी है। यहाँ मुस्लिम आक्रमण करते हैं, यहाँ दो संस्कृतियों का मिलन होता है, चारण अपने आश्रयदाताओं का गान करता है, तो ये संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा जी कहते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उसके बाद वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। ये सारे अपने नोट्स में आप जरूर लिखें। कपिल कुलश्रेष्ठ ने अंधकाल कहा है। मोहन अवस्थी, ये बहुत बार पूछता है आधार काल कौन कहते हैं, तो मोहन अवस्थी। और राम खिलावन पांडे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए। तो राम खिलावन पांडे संक्रमण काल कहते हैं। उसके बाद गणपत चंद्रगुप्त इनको प्रारंभिक काल और उन्मेष काल कहते हैं। तो ये रही हमारी आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के नामकरण की एक संक्षिप्त विश्लेषित क्लास। अगर वीडियो अब पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और आने वाली वीडियो के लिए भी बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, जो आदिकाल के नाथ, सिद्ध या फिर जैन, इनमें से किसी भी क्लास से शुरू करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।